Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तलहा अशरफ है और आज की हमारी जो ये वीडियो है इसका टॉपिक है कि जो आपके एफएससी के जो एग्ज़ाम्स हैं उनसे जो पीछे के जो 2 या 3 महीने होते हैं उनमें आपने अपनी प्रिपरेशन किस तरह करनी है और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है, जो आप कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन, ख्वाह वो आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप सवालों की हो या जो सब्जेक्टिव टाइप सवाल हों। तो आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अब जो टेस्ट सेशन होता है ये आपका बड़ा एक क्रूशल पीरियड होता है। लास्ट का बड़ा एक टाइम होता है जिसके बाद आपके फिर डायरेक्टली पेपर्स ही होने हैं और इसमें आपके पास कोई वो मार्जिन नहीं होता है कि भी आप कहें कि यार मैं आखिरी 1 महीने में कर लूँगा, मैं आखिरी 2 महीनों में देख लूँगा। आपने अपना जितना भी टाइम है इस पीरियड पे पहुंच के कम से कम आपने वो सारा का सारा डिवोट कर देना होता है अपनी पढ़ाई पे, क्योंकि ये वो वक्त है जो जिसमें आपने अपनी जो प्रिपरेशन है उसको एक्स्ट्रा लेवल पे लेके जाना है। आपने जो अभी तक जितना कुछ भी पढ़ा है, अपने पिछले जितना भी पीरियड आपका एफएससी का गुजरा उसको आपने इन्हांस करना है। तो अब आपका टेस्ट सेशन जो यूजुअली होता है अकेडमीज में होगा, कॉलेज में होगा, जिस तरह भी होगा, तो उसमें पहली चीज़ तो ये है कि आपका अगर तो कॉलेज में कोई टेस्ट सेशन वगैरह हो रहा है, और कॉलेजेस के हवाले से मेरा ख्याल है किप्स कॉलेज और पीजीसी जो हैं इनका टेस्ट सेशन जो है वो कंपैरेटिवली बेहतर होता है। और अगर ये नहीं तो इसके अलावा फिर आपके अगर आपका कॉलेज फॉर एग्जांपल जीसी है या एफसी वगैरह है तो उन कॉलेजेस में जहाँ पे ये टेस्ट सेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता तो उन कॉलेजेस के लिए स्पेशली एकेडमीज के जो टेस्ट सेशन है वो काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब ये जो टेस्ट सेशन है अव्वल तो इसमें इसका मेन पर्पस क्या होता है, रोज़ाना की बेसिस पे आपका एक टेस्ट होता है। वो टेस्ट आपका पहले लेते हैं चैप्टर वाइज लेंगे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करते 3 चैप्टर्स का इकट्ठे टेस्ट होता है, फिर हाफ सिलेबस का होता है, फिर फुल सिलेबस का होता है, एंड पे आके आपके ढेर सारे एफएलपीज होते हैं एक एक सब्जेक्ट के। तो अक्सर बच्चे मेरे से ना ये सवाल भी करते हैं कि तलहा भाई हमने एफएससी का जो सिलेबस है वो कितनी दफ़ा रिवाइज करें। तो अगर तो आप कॉलेज में या आपकी एकेडमी में कोई टेस्ट सेशन वगैरह हो रहा है तो जितनी दफ़ा आपका हाफ सिलेबस, फुल सिलेबस, एफएलपीज 3 या 4 होते हैं वो आपकी रिवीजन ही हो रही है। और जितनी दफ़ा आपका एफएलपी का पेपर होगा उतनी दफ़ा ही आप पूरे सिलेबस की तैयारी करोगे, फिर उसी के हिसाब से आपकी जो है प्रिपरेशन वो काउंट होगी आपके पूरे सब्जेक्ट की और अल्टीमेटली एफएससी की। तो जो टेस्ट सेशन ये जो आखिरी का टाइम होता है ना ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें आपकी जो प्रैक्टिस है वो मैक्सिमम हो जाती है। अब आपकी जो प्रैक्टिस है उसके मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो आपने प्रैक्टिस करोगे वो आपको हेल्प करेगी इन योर पेपर प्रेजेंटेशन, वो आपको हेल्प करेगी इन योर टाइम मैनेजमेंट, और वो आपको अल्टीमेटली हेल्प करेगी कि आपकी जितनी भी नॉलेज है टेक्स्ट बुक के बारे में आपने वो सवालों पे कैसे अप्लाई करनी है, एमसीक्यूज की जो तैयारी है, एमसीक्यूज को अटेम्प्ट जो है वो आपने कैसे करना है। और अगर सवाल आपके पास जब जैसे आपने साइंसेस में देखा होगा पहले सवाल के आपने 8 पार्ट्स करने हैं, स्टार्ट वाले आपने सवालों को कैसे अटेम्प्ट करना है, बाद वालों को कैसे करना है, टाइम मैनेज हो रहा है कि नहीं हो रहा। बहुत ज़्यादा बच्चे ये भी मेरे से पूछते हैं कि तलहा भाई हमारा उर्दू में यूजुअली टाइम जो मैनेज नहीं होता। तो देखिए आप जिस फेज से गुजरे हैं उस फेज से मैं भी गुजरा हूँ। मेरा भी उर्दू में शुरू के अंदर टाइम जो है वो मैनेज नहीं हुआ करता था, बड़ा डिफिकल्ट हो जाता था, हैंड राइटिंग बुरी हो जाया करती थी। लेकिन क्या है कि आप जब प्रैक्टिस करते हैं आपको पता चलता है कि यार मैंने जो अशार की तशरीह हैं, जो मैंने सबक की जो वो आपका इक़्तिबास है उसकी जो तशरीह सबक का खुलासा है, नज़म का खुलासा है, वो मैं इतनी इतनी देर में करता जो तो मेरे पास जो अल्टीमेटली टाइम मैनेज हो जाता है। तो फिर आपके ये चीज़ जो है हेल्प करती है कि जब आपने अपना बोर्ड का एग्जाम अटेम्प्ट करना है तो आपको पता होता है कि मैंने जो नज़म का खुलासा है वो मैंने 5 मिनट के अंदर अंदर लिखना है, जो सबक का खुलासा है वो मैंने 10 मिनट के अंदर अंदर लिखना है। अगर वो आपका कोई कमी बेशी हो भी जाती है तो आपको
बजाय कि आप एक सवाल पे आप कहो कि यार मैं इसको कंप्लीट करके आगे जाऊंगा, आपको आइडिया हो जाता है कि यार अब मेरे पास अगले सवाल का टाइम स्टार्ट हो गया है, अब अगर मैं अगले सवाल पे मूव नहीं करता जल्दी तो मेरा एंड में पेपर रह जाएगा। तो इसमें इस चीज़ का बस ख्याल रहे कि आपका जो टेस्ट सेशन है, ख्वाह वो आपकी एकेडमी का है या वो आपके कॉलेज का है, उसका जो मेन पर्पज है वो होता है आपकी प्रैक्टिस। तो डोंट मिस आउट ऑन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट किसी भी सब्जेक्ट की हो, पेपर प्रेजेंटेशन है, जो भी है, ये इसको आप समझ लें एक फाइनल स्ट्राइक होती है। दिस इज द लास्ट टाइम आप जो है अपने टॉपिक्स को गो थ्रू कर सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट्स अगर बिल्ड करने हैं कर सकते हो, कोई प्रैक्टिस करनी है कर सकते हो, टीचरों से कुछ पूछना है पूछ सकते हो, टाइम मैनेजमेंट किस तरह करनी है, पेपर पे आपने हेडिंग्स कहाँ कहाँ देनी है, किस सवाल को किस तरह अटेम्प्ट करना है, एमसीक्यूज के लिए क्या करना है। दिस इज द लास्ट टाइम आपको कोई चांस मिलता है करने का। तो इसको आपने बड़े प्रॉपर वे से यूटिलाइज करना है, ज़ाया इस टाइम को बिल्कुल भी नहीं करना। अब इसमें जो दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने यहाँ पे आप लिखी हुई थी उसमें ये थी कि ऑब्जेक्टिव सीरीज करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वैसे तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग जब नॉर्मल डेज में भी, नॉर्मल सेशन में भी, जब आप कोई आपके टेस्ट वगैरह होते हैं एकेडमी के, तो आप जो है साथ साथ जो वो आपने पढ़ा, एक चैप्टर पढ़ा, उसकी आपकी जो नॉलेज आपने गेन कर ली, टेक्स्ट बुक वाला सारा टेक्स्ट आपने रट लिया, उसके बाद आपने उसकी ऑब्जेक्टिव सीरीज, अब ऑब्जेक्टिव सीरीज जो मेन जो मशहूर है, जो मैंने यूज़ की, जो बड़ी हेल्पफुल साबित हुई, वो किप्स की। अगर आपको कोई किसी और एकेडमी की सूट करती है, अगर कोई आपकी एक्सेस में किसी और एकेडमी की है, किप्स वाली आपको नहीं मिल रही, आप वो ले लें, लेकिन ऑब्जेक्टिव सीरीज का होना बड़ा ज़रूरी है। और ऑब्जेक्टिव सीरीज में भी आपने ये नहीं करना कि आपने देखा कि अच्छा ये एमसीक्यू है, इसका ये आंसर है, उसको रट लिया, या आपको अगर कोई एमसीक्यू समझ नहीं आ रहा, आपने कहा यार कहाँ मैं टीचर से पूछूं, बस ठीक है मैं रट लिया, ये नहीं करना। ऑब्जेक्टिव सीरीज का मेन पर्पज ये होता है कि जब आपने एक दफ़ा प्रिपरेशन कर ली टेक्स्ट बुक से, तो फिर आपने उसको अप्लाई करना अपनी नॉलेज को, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, एमसीक्यूज के हवाले से स्पेशली। तो ऑब्जेक्टिव सीरीज आपने लाजमी करनी है, वो स्पेशली एमसीक्यूज आपके हो गए और जो एससीक्यूज हैं उसमें हेल्प करेगा। अब चूंकि आप लोगों के लास्ट मंथ चल रहे हैं, तो आपको एक बात मैं ये बता दूं कि अब देखें, एक बड़ी सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है कि एफएससी में कितने ही बच्चे अपीयर होते हैं एग्जाम्स के अंदर। सारे बच्चों के पास सिलेबस सेम, बुक सेम, नोट सीरीज जितने भी हैं वो भी सेम। तो ऐसी क्या चीज़ होती है कि जो आपके पेपर को बाकियों से डिफ्रेंशिएट करेगी, जिसके वजह से आपका जो पेपर है वो स्टैंड आउट करेगा एज कम्पेयर टू अदर जो आपके जितने भी कंपेटिटर्स हैं एफएससी में। वो ये है कि फॉर एग्जांपल एमसीक्यूज में तो देखें आपकी जितनी अच्छी नॉलेज होगी, एमसीक्यूज आपकी आने बुक के अंदर से ही हैं। ऑब्जेक्टिव सीरीज करोगे, प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी, तो उसके अंदर तुम इससे ज़्यादा तो आप कुछ नहीं कर सकते। अब जैसे आपके एससीक्यूज हैं, एससीक्यूज यूजुअली फॉर एग्जांपल आपके फिजिक्स के जो हैं वो टेक्स्ट बुक के अंदर जो दिए हुए एंड के अंदर, एंड पे चैप्टर्स के वो आते हैं। अब हर बच्चे को पता है कि वही आते हैं। टेस्ट ये जो नोट सीरीज वाले हैं इन्होंने भी वो लिखे हुए हैं, सारों ने रटना भी उसी को ही है। आपने अपने जो शॉर्ट क्वेश्चंस है, आपने कोशिश करनी है कि आप कोई ऐसी चीज करो अपने पेपर में, स्पेशली इन द शॉर्ट क्वेश्चंस एंड इन द लॉन्ग क्वेश्चंस, कि जो आपके पेपर को डिफरेंशिएट करे। ख्वाह वो आप डायग्राम कोई बना लो, बुक में है नहीं है, दैट इज अ सेपरेट थिंग। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि अगर कोई लॉजिकल आपके पास डायग्राम बन रही है, कोई फ्लो चार्ट है या कुछ भी है, आप बना दो, कुछ नहीं होता अगर वो बुक में नहीं है। एज लॉन्ग एज वो वहां पे फिट हो रहा है, आप ड्रॉ कर दो, अच्छा इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर पे। डायग्राम है, हेडिंग्स आपने कौन सी देनी है, क्या करना है, ये वो चीजें हैं जिसने डिफाइन करना होता है कि यार ये पेपर जो है ये एक टॉपर का और ये पेपर जो है ये एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट का है। तो प्रेजेंटेशन पे ख्याल रखना, और ये डायग्राम्स वगैरह और ये छोटी छोटी जो चीजें हैं जिनकी वजह से आपका पेपर जो है आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एक ऑर्डिनरी पेपर से। तो ये वो स्टेप्स होते हैं जिनका आपने ख्याल रखना होता है, जिनको आपने अप्लाई करना होता है अपने इस टाइम में, जब आपका ये लास्ट मंथ से इनका ख्याल रखना, क्योंकि बेसिक नॉलेज अब आपके पास आ गई है। अब आपने वो जो एक एक्स्ट्रा वाली एफर्ट करनी है ना, जो आपको बाकियों से थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाएगी, वो ये टाइम होता है सारा कुछ सोचने का, करने का, अप्लाई करने का। तो ऑब्जेक्टिव सीरीज में एमसीक्यूज, एससीक्यूज के हवाले से मैंने आपको गाइड कर दिया। इसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पास्ट पेपर्स लें। पास्ट पेपर्स आप लोग जो लोग 2021 के अंदर अपीयर कर रहे हैं उनके लिए तो मेरा ख्याल है अजीम और स्कॉलर्स वालों ने अकॉर्डिंग टू द
ALP जो आपका स्मार्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पास्ट पेपर्स पब्लिश किए आप लोग वो खरीद सकते हैं। लेकिन 2021 के बाद आने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो बाद में जाके वीडियो देखेंगे 2022 वाले, 23 वाले, 24 वाले, उनको मैं ये कहूँगा कि किप्स की जो पास्ट पेपर की बुक है, और ये मैं लाहौर बोर्ड के बच्चों के लिए कह रहा हूँ, बाकी बच्चे जो हैं वो अपने बोर्ड के जो हैं पास्ट पेपर उनको देखें। तो जो हम लाहौर वाले स्टूडेंट्स हैं लाहौर बोर्ड के, हमें जो किप्स वालों ने जो पास्ट पेपर की बुक दी थी वो थी लाहौर बोर्ड और गुजरांवाला बोर्ड के। उसके अंदर पास्ट पेपर थे दोनों टाइम्स के, मॉर्निंग शिफ्ट के और इवनिंग शिफ्ट के भी। तो वो मुझे तो बहुत हेल्पफुल लगे थे। इसी तरह आपको भी सजेस्ट करूंगा कि वो लें और अनसॉल्व्ड पास्ट पेपर्स लें। और यूं नहीं, ये अनसॉल्व लेने का ये मकसद नहीं है कि आप उनको सॉल्व करें पूरा पूरा लिख के। अनसॉल्व का मकसद ये होता है कि फॉर एग्जांपल जब आपने FLP की तैयारी वगैरह कर ली या जब आपकी FLP की तैयारी हो गई तो आपने अव्वल तो पास्ट पेपर से MCQs करने हैं, नंबर 2 ये है कि आपने शॉर्ट क्वेश्चंस गो थ्रू करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आपने देखने के अच्छा ये शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, इसके अंदर मैं 1 2 3 4 ये वाले पॉइंट्स बताऊंगा, इसमें ये हेडिंग आ सकती है, ये डायग्राम हो सकती है, टिक मार दिया। अटेम्प्ट नहीं आपने करना, जहन में एक इमेज बना लेनी है कि यार अगर ये सवाल आएगा मैंने ये इसके अंदर चीजें लिखनी है, लॉन्ग आएगा इसके अंदर ये हेडिंग्स बनेंगी, ये डायग्राम बनेंगे, ठीक है मुझे आता है। जो चीज आपको नहीं आती होगी आप उसको मार्क करो, अपने टीचर से डिस्कस करो, उनसे पूछो कि सर मुझे नहीं समझ आ रही कि इसके अंदर मैं अपना आंसर जो है किस तरह उसको एक शेप दूं, उसके अंदर कौन सी डायग्राम ड्रॉ कर सकता हूं। तो ये आपने पास्ट पेपर जब करने तो आपने ये करना है, यूं नहीं करना कि पूरा पूरा पास्ट पेपर आप 100 अटेम्प्ट करने बैठ जाएं और वो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो पास्ट पेपर्स के हवाले से तो एक ये बात हो गई। दूसरा इसमें यह है कि ब्रेन्स वालों की एक बुक होती है, वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इंग्लिश के लिए, पार्ट 1 वाले भी बच्चे, पार्ट 2 वाले भी। वो जो ब्रेन्स वाली गाइड है ना उसके अंदर तमाम बोर्ड्स के जितने भी MCQs, ईडियम्स, पेयर ऑफ वर्ड जो कुछ भी होता है ना वो उन्होंने कंपाइल किया होता है। तो इसमें आपकी ये होता है कि जो आपने सिरे कभी देखे ही नहीं है पेयर ऑफ वर्ड, जो किसी गाइड में नहीं लिखे हुए, आपके वो भी कवर हो जाते हैं और आपकी एक प्रैक्टिस भी हो जाती है। आपके जहन में होता है आप फलां पेपर में ये वाला पेयर ऑफ वर्ड आया था, ये वाला ईडियम आया था, ये वाला MCQ आया था, तो वो फिर आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हो जाती है। और वो इतनी सी बुक है, कोई इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं होती ब्रेन्स वालों की। तो मैं वैसे आप लोगों को सजेस्ट ये करूंगा कि ब्रेन्स के लिए, इंग्लिश के लिए एटलीस्ट आप ब्रेन वालों की गाइड लाजमी लें। और इसके अलावा एंड पे बात यही आ जाती है कि जो आपका ये जो टेस्ट सेशन और ये जो आखिरी के जो मंथ है, इसकी जो मेन वर्थ है वो ये होती है कि जो आपकी बेसिक नॉलेज है वो इन्हांस हो रही है और वो चीज़ें जो आपकी गलत हो गई, आपको कोई शॉर्ट क्वेश्चन उसका आंसर नहीं आता था, कोई MCQ आपका गलत हो गया वो आपको नहीं आता था, आपने क्या करना है उसको मार्क कर लेना है। पेपर से 1 या 2 दिन पहले आपने उन्हीं जो आपके सवाल थे उनको देखना है और आपको पता होना चाहिए कि अच्छा यार मैंने जब पहले इसको देखा था तो मुझे नहीं आइडिया था कि भी इसका सही आंसर क्या है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। लेकिन जब वो गलत हो गया आपने क्या करना है, टीचरों से डिस्कशन करनी है, टीचर से पूछना है कि सर मुझे इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा, आप मुझे समझाएं कि ये क्यों गलत है। तो ये हेल्प आपकी ये हो जाएगी कि पेपर से पहले जब आप एक दफा आपका सिलेबस पूरा हो गया तो आपने उन सवालों को देखना है, वो कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन था जो आपको उस वक्त नहीं आता था, वो कौन सा MCQ था जो जिसका कॉन्सेप्ट आपको उस वक्त नहीं था, वो आपने गो थ्रू करना। और जब आप वो गो थ्रू करोगे तो फिर आपका जो एक ना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अच्छा यार अब मैं लाइक वो चीज़ें जिनका मेरा पहले कॉन्सेप्ट कोई इतना स्ट्रांग नहीं था, कोई इतना मज़ेदार नहीं था, हाँ अब मेरा वो कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया है। बेसिक नॉलेज मेरी पहले भी ठीक थी, जो चीज़ें मुझे पहले नहीं पता थी, कॉन्सेप्ट ख़राब था जिनका, अब वो बिल्कुल ठीक हो गई हैं। तो ये अल्टीमेटली जो है एक प्लस पॉइंट होता है, या ये आप समझ लें एक वो स्टेप होता है जिसने आपकी तैयारी को कंप्लीशन की तरफ ले जाना होता है। तो लास्ट मंथ्स में यही है कि आपके टेस्ट जो हैं वो आपने करने हैं चैप्टर वाइज, 3-4 सिलेबस, क्वार्टर सिलेबस हो गया, हाफ सिलेबस हो गया, फुल सिलेबस हो गया, FLPs हो गए वो। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव सीरीज आपको मैंने बताई, आपने पास्ट पेपर्स देखने हैं, ब्रेन्स वालों की गाइड बताई। पास्ट पेपर्स कोशिश करें कि पहले अपने बोर्ड के करें और अगर वो हो जाए तो फिर उसके बाद जो आप बाकी बोर्ड्स के अगर आप करना चाहते हैं, आपके पास टाइम है तो आप वो करें। और यही है कि भाई यही वो वक्त है जिसमें आपने अपने पेपर को स्टैंड आउट करवाना है, यही वो टाइम है जिस पे आप मेहनत करोगे तो इसका जरूर लाइक लाजमी है कि इसका फल आपको मिलेगा। बस आप अपनी डायरेक्शन को सीधा रखो। तो आप हर वो स्टेप लो जिसमें आपको लगे कि यार अगर मैं ये चीज़ करूँगा ना
तो ये एग्जामिनर वाकई इम्प्रेस हो जाएगा। और बस जो आपने सोच लिया वो अपने टीचर से आप डिस्कशन भी करो, अपने टेस्ट में उसको अप्लाई भी करो। और फिर यही है कि भाई बस जब से तैयारी सारी हो गई तो बस यही है कि भाई अल्लाह से दुआ करो कि आपका जो पेपर है वो किसी अच्छे एग्जामिनर के हाथ में आए, जो आपको जायज़ जायज़ नंबर दे, जितनी आपने मेहनत की उसका आपको सिला मिले। और बस आप एक दफ़ा पेपर दे और बस तो आपने अल्लाह पे छोड़ देना है कि या अल्लाह मैंने जितनी मेहनत करनी थी, जितनी मैं मेहनत कर सकता था मैंने कर ली है, अब या अल्लाह ये तेरे पे है। तो बस फिर इसके बाद और इस मेरा नहीं ख्याल कि इसके अलावा कुछ किया जा सकता है। एफएससी में आपकी मेहनत के साथ साथ लक भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एग्जामिनर किस तरह का है, उसका मूड कैसा है, तो अब वो चीज़ क्या है आप उसके लिए कर तो कुछ नहीं सकते, सिर्फ ये है कि आप दुआ करो। और मेरी तरफ से मेरे तमाम जूनियर्स को बेस्ट ऑफ लक। आपकी किसी किस्म की कोई भी क्यूरी है, कोई कुछ भी आप पूछना चाहते हो, आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, इंस्टा या एफबी में पूछ सकते हो। और मेरी हमेशा कोशिश होगी कि भाई मैं जितना जल्द से जल्द आप सबको जवाब दे सकूं मैं दूं। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।